कि लैक्टेशन कंसल्टेंट होते क्या है? वो लोग होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में मदर्स को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी मदर्स के साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एक मदर के लिए आफ्टर बर्थ? छोटा सा बच्चा है उसके पास जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है, स्लीप डिप्राइव्ड होती है, बहुत वल्नरेबल होती है उस टाइम, इमोशंस इतने ज़्यादा उस टाइम पे, हार्मोन्स जो होते हैं वो इतने अप डाउन हो रहे होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा। ब्रेस्ट फीडिंग्स कम नेचुरली टू एवरी मदर? ब्रेस्ट फीडिंग इज नेचुरल बट वो एक लर्न स्किल है, मतलब आपको सीखना पड़ता है। बट जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट हुआ है मदर्स का, वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सके। तो मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलती हैं कि मैं शायद अच्छी मदर नहीं। हाय, वेलकम बैक अगेन टू एपिसोड नंबर 3 बेटर यू विद शुभम टंडन, पावर्ड बाय एक्सो मल्टीमीडिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत सारे लोगों ने शायद सुना नहीं होगा या उसके बारे में जानते नहीं होंगे। वो टॉपिक बेसिकली टीयर 1 या जिन्होंने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी कराई है उनको ज्यादा पता होगा। दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन कंसल्टेंट। अब लैक्टेशन कंसल्टेंट होते क्या है, उनका काम क्या है, वो डॉक्टर गंगा बताएंगे हमें। बेसिकली ये एक नया फील्ड है जहाँ पे मदरहुड में एक सपोर्ट फैक्टर के साथ हम हेल्प करते हैं मदर्स को टू डिलीवर बेबीज इन अ राइट माइंडसेट, इन अ राइट वे, एंड पोस्ट डेट ऑल्सो जो उनकी जर्नी रहती है वो स्मूथ रहे। तो डॉक्टर गंगा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम, एंड आई होप इस जो कन्वर्जेशन हम आज करेंगे उसके बाद लोगों को एक नई डोमेन के बारे में पता लगेगा और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर मैं जानना चाहूँ कि डॉक्टर गंगा आनंद, एक तो आपका नाम बहुत प्यारा है डॉक्टर गंगा, आई शुड, बहुत अनकॉमन नेम है, मतलब पहले सुनने में ज्यादा आता था। तो अगर मैं डॉक्टर गंगा को डिफाइन करना चाहूँ तो एज अ पर्सनैलिटी वो क्या है? डॉक्टर गंगा, देखिए ये तो वैसे ऑनेस्टली मेरे जो फैमिली हैं या जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, बट अगर मैं अपने आप को सोचूं कि गंगा आनंद क्या है, तो गंगा आनंद बहुत ही सिंपल, शाय, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है और बहुत इमोशनल है, हाईली इमोशनल है। और मैं बहुत आसानी से बोल नहीं पाती, तो मैं लिख के अपनी फीलिंग ज़्यादा बेटर एक्सप्रेस कर पाती हूँ। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जब मैंने फर्स्ट लेबर सपोर्ट दिया था तो डिलीवरी हुई, बेबी आया और मैं रोने लग गई। मदर नहीं रो रही है और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मतलब मैं इतना रोए जा रही हूँ और एकदम मैं बाहर आ गई लेबर रूम से। तो सब लोग मुझे बोलने लगे कि क्या हुआ, आप डर गए, आप डर गए क्या? मैंने को समझ नहीं आया मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं डरी नहीं हूँ, बट मैं इतना इमोशनल हो गई। वो मोमेंट ही शायद ऐसा होता है कि आपको रोना आ जाता है, और वो आज तक है। मतलब आज भी अगर मैं ओटी में भी जाती हूँ या नॉर्मल डिलीवरी देखती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एंड अगर एक क्वालिटी मैं बोलूँ तो वो ये है कि मैं एम्पैथाइज कर पाती हूँ लोगों के साथ। मेरे साथ ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें बहुत इजीली मेरे साथ शेयर कर लेते हैं। और फिर वो मुझे बोलते भी है कि मतलब हमने ये बात किसी से नहीं कही लेकिन आपके आगे हम बहुत इजीली बोल देते हैं। तो आई थिंक मेरा जो वो इमोशन है वही मेरी स्ट्रेंथ है और वही मेरे आई थिंक प्रोफेशन में मुझे हेल्प करती है। डॉक्टर का एक सेइंग है बहुत अच्छी कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर अपना करियर चूज करते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका जो प्रोफेशन है या जो आपका जो काम है वहाँ इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, आप अनएम्पैथिक नहीं हो सकते। तो मेरे हिसाब से आप इतना सक्सेसफुली इसको कर पा रहे हो और अब जो नेक्स्ट आप जो स्टेप ले रहे हैं लेक्टानेस के हिसाब से, यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग, बिकॉज वो जो पर्सनैलिटी आपका, जो आपने अपने बारे में जो अपना बताया, जो आपकी वो पर्सनैलिटी में जो अंश है, वो इस डोमेन के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली मदरहुड जो हो रही है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आप अपना प्रोफेशन चूज करते हैं तो देयर इज नो अदर वे यू कैन नॉट ग्रो। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं ये सब हूँ लेकिन मैं वीक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग शायद मुझे देख के ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये बहुत वीक है, लेकिन मैं इंटरनली बहुत स्ट्रांग हूँ। मतलब मेरी लाइफ कभी भी इजी नहीं रही। मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने चाहा मुझे एकदम से मिल गया। मैंने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में।
और इसीलिए आज जैसी मैं ऐसी नहीं थी पहले। तो वो उन चीज़ों ने मुझे आज इस तरह से शेप किया है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड की कि उन्होंने वो चैलेंजेस, वो स्ट्रगल्स मुझे दिए कि जिसने मेरी पर्सनालिटी को इस तरह से बनाया जो आज मुझे मेरे प्रोफेशन में हेल्प कर रहा है। तो डॉक्टर गंगा, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लैक्टेशन कंसल्टेंट होते क्या है? लैक्टेशन कंसल्टेंट मैं कह सकती हूँ कि वो लोग होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में मदर्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग सिखाते हैं या वो उतने तक ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं होता है। हम एंटीनेटल पीरियड में मदर्स को थ्रू नॉलेज एम्पावर करते हैं, उनको सिखाते हैं। एंटीनेटल थोड़ा सा बता सकते हैं? एंटीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके। उस टाइम पे मदर्स को सिखाते हैं, उनको नॉलेज देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और उनको प्रिपेयर करते हैं ताकि जब डिलीवरी हो तो उनके पास वो स्किल हो, वो नॉलेज हो, ताकि वो बेबी को इजीली फीड करा सके। और देन डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे उनको सिखाया जाता है कि लैच कैसे करना है। बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल तो है लेकिन वो एक स्किल है, अगर आप उसको सीखेंगे नहीं तो आप उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग में मैं यही बोलती हूँ पेशेंट्स को कि आपको कुछ नहीं सीखना होता, आपको सिर्फ बेबी को लैच करना सीखना होता है। अगर आप लैच करना सीख गए तो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। एंड और मैं बोलूँ तो जैसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है ड्यूरिंग फीडिंग, जैसे लैच प्रॉपर नहीं होगा तो निपल में पेन होगा, इंगॉर्जमेंट हो सकती है, लो मिल्क सप्लाई के बहुत इश्यूज होते हैं, ओवर सप्लाई के इश्यूज होते हैं। तो उन सब को भी हम डील करते हैं। एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर मदर के लिए ज़रूरी होती है, उनको कॉन्फिडेंस देना, तो वो भी हम लोग करते हैं। सो डॉक्टर गंगा, आपका रोल कौन से ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है? मतलब जो प्रेगनेंसी के कौन से उस पीरियड में आप लैक्टेशन कंसल्टेंट इंट्रोड्यूस होते हैं? मैं बोलूँगी जैसे जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, स्पेशली जो लास्ट के कुछ वीक्स होते हैं ना, 32 to 35-6 वीक्स, उसमें मदर्स को ये एंटीनेटल क्लासेस जो ब्रेस्ट फीडिंग सेशंस होते हैं उनको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। ओके। बिकॉज देन यू आर नियर टू द डिलीवरी। अगर आप बहुत पहले ले लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल जाओगे। तो नियर टू योर डिलीवरी इफ़ यू टेक दो सेशंस तो वो आपको हेल्प करते हैं ताकि आपको याद रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है उसमें आप भूल जाते हो। सो डॉक्टर गंगा, जैसे कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट जो एक अलग डोमेन है, उस डोमेन से आपने ये मैटरनिटी हेल्थ केयर में इन पर्टिकुलरली लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग को आपने क्यों चूज किया? मतलब व्हाट डिड इंस्पायर्ड यू टू बिकम ए लैक्टेशन कंसल्टेंट? तो हमें ना शुरू से यही सिखाया जाता था कि सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब मेरी मम्मी ये बोलती हैं कि अगर बच्चे से भी सीखने को मिले तो आपको सीखना चाहिए। तो मैंने अपना करियर एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ही स्टार्ट किया था। और जब मैं अपना कॉलेज ख़त्म किया, फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं घर आई तो मुझे ये था कि मुझे काम सीखना है। तो मैंने जाके बहुत जगह हॉस्पिटल्स में जाके उनको अप्रोच किया कि मुझे जॉब करने दो। तो इन फिजियोथेरेपी ओनली। तो मुझे एक हॉस्पिटल में पार्ट टाइम ऐसा जॉब मिल गया, फिर एक और हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब मिल गया। तो मैं 2 हॉस्पिटल्स एक टाइम पे कर रही थी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही थी। मतलब मुझे उसके लिए कोई मनी नहीं मिलता था या सैलरी नहीं मिलता था। मेरा दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे खत्म होता था। तो मैं लेकिन मुझे कभी उसका दुख नहीं हुआ कि मुझे उसके लिए कुछ मिल नहीं रहा है, बिकॉज मुझे काम सीखना था। थ्योरी आ गई थी लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थी। वो तो आप जब तक पेशेंट्स देखोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। देन वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं बहुत टाइप के पेशेंट्स देख रही थी, सर्वाइकल पेन, नी पेन, बैक पेन, पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन उस टाइम पे नहीं था, बट मुझे न्यूरो में शुरू से इंटरेस्ट था। तो न्यूरो का एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल था जहाँ पे ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स होते थे, उनको देखना, और ये सब फ्री में चल रहा था। मतलब आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग फॉर दिस। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मतलब मुझे सक्सेस भी मिल रहा था उसमें, मैं पेशेंट्स रिकवर भी कर रहे थे और मैं अच्छा कर रही थी। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास सिर्फ नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स थे। मतलब होम विजिट भी जा रही हूँ तो वही पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल में भी देख रही हूँ तो वही पेशेंट्स हैं। तो बहुत मोनोटोनस सा हो गया था। फिर मुझे लगा कि अब क्या और क्या मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने ग्लोबली सर्च करना स्टार्ट किया कि और फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड में भी मदर्स को एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ऐसा इंडिया में कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। अच्छा, ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये उतने तो ऐसे याद भी नहीं होगा। 12-13? उससे भी पहले, 9-10 के आसपास।
नहीं, उससे भी पहले है। अच्छा, आपको देख के लगता नहीं है आप इतने पुराने मुझे मैंने एक्चुअली ना काम करना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। 23-24 इयर्स की जब मैं थी तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक इट वाज 2005-6। अच्छा, ऐसा रहा। तो तब इंडिया में लैक्टेशन कंसल्टेंट या ऐसा कोई नहीं, मतलब एज पर माय नॉलेज दूर दूर तक मुझे ऐसा, या मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा किसी को उसके बारे में नहीं पता था। इंडिया में तो आया ही नहीं था। मैं जिस पे हॉस्पिटल में गई, मुझे कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि ये डोमेन में वर्क हो रहा है। फिर मैंने अब्रॉड से कुछ सीडीज ऑर्डर करी, रीडिंग मटेरियल ऑर्डर किया, क्योंकि अच्छा, इंडिया में मतलब वो स्कोप भी नहीं था उसके बारे में कुछ पढ़ा, मतलब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ था ही नहीं था जहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपी आई थिंक 2000 में स्टार्ट हो गई थी, या शायद उससे पहले। आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। लेकिन जहाँ मैंने सर्च करा, जब मैंने मास्टर्स करने की देखी तब मुझे था उस टाइम पे ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपी, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग उसमें जाते थे। ज्यादा ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपी अलग चीज है, जो आप कर रहे हैं उससे दोनों अलग अलग चीज है। मतलब वो स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, पहले बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, फिर मास्टर्स है। तो मास्टर्स में अलग अलग स्पेशलाइजेशन थी, तो ज्यादातर लोग मस्कुलोस्केलेटल में जाते थे, न्यूरो में जाते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्स्टेटिक्स जो फिजियोथेरेपी जो मास्टर में होती है, वो अलग है, और जो अभी आप कर रहे हैं लैक्टेशन वाला जो रोल है वो अलग है, या कहीं ना कहीं वो सिमिलर है? वो एक पार्ट है उसका। अच्छा। लैक्टेशन तो बिल्कुल ही अलग है। अच्छा। मतलब वो उसमें कवर नहीं होता। लैक्टेशन तो एकदम अलग कोर्स है। ओके। तो उस टाइम पे, लेकिन क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी तो मुझे यही समझ आता था कि मैं एक्सरसाइज करा सकती हूँ प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, या पोस्ट डिलीवरी उनको एक्सरसाइज करा सकती हूँ। फिर मैंने अपने हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट से बात करी जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक ब्रोशर बना लो, उसमें जो आपका इंफॉर्मेशन है आप लिख दो, और फिर हम पेशेंट्स को देने लगेंगे। अगर किसी को समझ आएगा तो एनरोल कर लेगा पेशेंट। मैंने वो ब्रोशर खुद डिज़ाइन किया, प्रिंट करवाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इतना कर ही रही हूँ तो मैं इसको एक प्रोग्राम क्यों ना बनाऊँ। तो मैं अपने हॉस्पिटल के CEO के पास गई, उनको मैंने बोला कि मैं ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहती हूँ। तब हमने उसको ममता नाम दिया था। स्टार्ट हो गया, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। लोग सोचते थे कि इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब ये एक नेसेसिटी नहीं है। तो उतना आउटपुट नहीं आ रहा था। तो वहीं चंडीगढ़ के बहुत रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फिर मैं उनके पास गई। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ और मैं अपने हॉस्पिटल में ऑलरेडी कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं वो मटेरियल जो आपने मंगाया है मैं देखना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको दिखाया, उनको अच्छा लगा, उनको इसमें पोटेंशियल लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरी OPD में आके बैठो और पेशेंट्स को काउंसिल करो। मैंने बोला कि ठीक है, मुझे तो एक वो चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो फिर वहाँ से मैंने उनको स्टार्ट किया काउंसिल करना पेशेंट्स को। तो भी सिर्फ लिमिटेड था, मतलब सिर्फ एक्सरसाइजेज रिलेटेड, बाकी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। तो एक डायरेक्शन था, लेकिन पाथ डिफाइन नहीं था कि क्या करना है। देन 3-4 साल तो ऐसे ही निकल गए। उसमें मेरी मास्टर्स करने में चली गई। फिर मास्टर्स के बाद आई तो मुझे बस जॉब में ये एडेड एडवांटेज मिलता था कि मैंने इस डोमेन में काम कर रखा है जो अभी तक किसी ने। तब धीरे धीरे इंडिया में शुरुआत होने लग गई थी। अच्छा। आने लग गया था, सुनने को मिलता था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। देन एक दिन फिर मुझे फोर्टिस दिल्ली से कॉल आया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि वो एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट मुझे हायर करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि क्या वर्क फ्लो रहेगा, क्या सर्विस होती है। मुझे काम करना था, मैंने यस बोल दिया। एंड पर अभी तक आपने लैक्टेशन के बारे में कोई स्टडी या कुछ नहीं करा? आपकी फिजिकलिटी जो होती है ड्यूरिंग द लेबर, कैसे आपको अपने आप को करना है, उस पे आपका मेन फोकस था। लैक्टेशन अभी शुरू नहीं हुआ था। नहीं। ओके। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वहाँ से ट्रेनिंग्स मिली, जो चाइल्ड बर्थ एजुकेटर होता है उसकी ट्रेनिंग मिली, लैक्टेशन की ट्रेनिंग मिली, उसका कोर्स हुआ। एंड वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। जो ट्रेनिंग्स नहीं मिल पाई वहाँ पे फिर वो डाउन दी लाइन मैं करती गई। जैसे इन्फेंट मसाज मैंने सीखा, मैंने गर्भ संस्कार सीखा। तो वो लर्निंग अभी भी चल रही है। ओके। तो अभी आपने पिछले सालों से जो आप काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी मदर्स के साथ काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एक मदर के लिए आफ्टर द बर्थ, जब वो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है मदर को? तो चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसकी जो मदर की एक बॉडी होती है वो इतने पेन से गो थ्रू कर रही होती है, ठीक है, तो वो हीलिंग स्टेज में होती है।
फिर उसके लिए एक न्यू चीज़ होती है, वो सीख रही होती है। अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो एक मदर भी तो बॉर्न हुई है, वो सीख के तो नहीं आती। हाँ, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उससे कैसे डील करना है वो भी एक चैलेंज है। एंड देन वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है उसके पास जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है, वो एक चैलेंज है। स्लीप डिप्राइव्ड होती है, बहुत वल्नरेबल होती है उस टाइम पे, बहुत ईजिली, बिकॉज इमोशंस इतने ज़्यादा उस टाइम पे, हार्मोन्स जो होते हैं वो इतने अप डाउन हो रहे होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं उस टाइम पे। तो क्या होता है, जब एक मदर हॉस्पिटल में होती है तो सपोर्ट सिस्टम होता है उसके पास, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, फैमिली का सपोर्ट है। चैलेंज एक्चुअल में आता है जब वो घर जाती हैं, जब धीरे धीरे सपोर्ट सिस्टम कम होने लगता है, फिर वो अकेली पढ़ने लगती है। उस टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं ब्रेस्ट फीडिंग की बात करूँ तो हॉस्पिटल में सपोर्ट है, अगर वो नहीं कर पा रही तो नर्स होल्ड कर देगी या फैमिली होल्ड कर देगी। घर जाके क्या होता है, जब मिल्क सप्लाई इंक्रीज होती है तो इंगॉर्जमेंट होने लगती है, या बेबी फीड नहीं ले रहा होता तो वो उस टाइम पे परेशान हो रही होती है, और उनको ये समझ नहीं आता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले। फिर वो क्या करेंगी, गूगल करेंगी, इंस्टा पे जाएंगी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन सब करेक्ट नहीं है, और वो हमारे पास वापस भी आती है, लेकिन सब मदर्स वापस नहीं आ सकती। कई अपने होम टाउन चले जाते हैं तो नहीं आ सकते, या बेबी के साथ निकलना ही एक चैलेंज है। अगर आपको फीडिंग में इशू है तो हो सकता है आपको एक बारी में नहीं, 2 बारी 3 बारी तक भी आना पड़े, तो वो भी एक चैलेंज है। तो आई थिंक वो ही एक गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है। ओके, सो जैसे से हम डेवलप हो रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, सो हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो न्यूक्लियाइज होता जा रहा है, हम न्यूक्लियर फैमिली से आते रह रहे हैं। मॉम वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, तो जैसे आपने बोला एक सपोर्ट फैक्टर जो होता है वो बेसिकली उसके साथ नहीं रहता है। ओके, अगर मदर इन लॉ भी किसी और सिटी में रहती है, वो भी शायद हफ्ते 10 दिन महीने के लिए आ पाएंगी, या उसकी खुद की मदर भी जो होंगी वो 10-15 दिनों के लिए, 20 मिनट दिनों के लिए आ पाएंगी। तो क्या आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है इस चीज को लेके, आप जो सपोर्ट फैक्टर की आप जब बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज क्या होता है ना, उस टाइम पे सपोर्ट का मतलब, देखिए सपोर्ट बहुत चीज़ों में आप कर सकते हो। इट इज़ नॉट कि आप मतलब उनको एडवाइस दे रहे हैं लेकिन उनको हेल्प नहीं करें। अब क्या होता है, जैसे मदर एक फीड कराने जा रही है बच्चे को, ठीक है, तो कई बार उनकी मदर आके बेबी को पकड़ लेंगी, कभी मदर इन लॉ के पकड़ लेंगी। तो मैं उनको ये बोलती हूँ आप उनको करने दो, जब तक मदर खुद नहीं करेगी वो नहीं सीखेंगी। तो वो कॉन्फिडेंस उनको वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉन्फिडेंस उसको वहाँ पे नहीं आया, वो घर जाके तो डेफिनेटली नहीं आएगा। जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम तो वो खत्म होता ही है। आपको क्या लगता है कि इस सिनेरियो में आपका रोल और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो गया है, या आप जैसे और कंसल्टेंट की अब ज्यादा नीड हो चुकी है बिकॉज ये जो फैमिली स्ट्रेंथ होती जा रही है उसकी चक्कर से? यस, डेफिनेटली, क्योंकि तो आपका रोल कहाँ पे आता है बीच में, मतलब आप कहाँ पे प्लेस करते हैं? मतलब आपने कहा कि हॉस्पिटल के बाद आप नहीं रहते, तो हाउ योर रोल कम इनटू प्ले? इसीलिए मैंने लैक्टेनेस्ट स्टार्ट किया। अच्छा, ओके, सो लैक्टेनेस्ट का बेसिकली क्या एजेंडा है? या लैक्टेनेस्ट बेसिकली एक मैं कहूँ तो एक घर है उन मदर्स के लिए जिनके अभी बेबी हुए हैं और जो न्यू मॉम्स हैं, न्यू मॉम्स एंड मॉम्स टू बी बेसिकली। तो लैक्टेनेस्ट का नाम ही ऐसा है, मतलब लैक्टा मीन्स लैक्टेशन एंड नेस्ट। तो जब हम नेस्ट की बात करते हैं तो नेस्ट का, उससे हमें क्या फीलिंग आती है? घोंसला, घर का, घर। हाँ। तो वहाँ पे हमें सपोर्ट भी मिलता है, आप वहाँ नर्चर भी करते हो, वार्मथ होता है। तो वहाँ से लैक्टेनेस्ट आया। वो गैप मुझे ना धीरे धीरे अपने करियर में वो चीज़ें बहुत, और अब बहुत ज़्यादा वो दिखने लगा था कि मदर है घर चली जाती है, वो आ नहीं पाती। तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती थी कि किसी भी वजह से, चाहे वो अलग सिटी में है या वो नहीं आ पा रही, उससे उसके सपोर्ट सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वहाँ से लैक्टेनेस्ट की शुरुआत हुई। सो जैसे एक नेस्ट होता है जहाँ से एक बर्ड जो है वो वहाँ पे ग्रो करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो उड़ सके, सिमिलरली लैक्टेनेस्ट वो ही सपोर्ट सिस्टम है उन मदर्स के लिए। तो ये तो मैम बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, एंड आई थिंक सो कि बहुत सारे नेस्ट और बहुत सारे डॉक्टर गंगा की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर एट नंबर 1
Right. और सबसे ज़्यादा मैटरनल जो डेथ भी होती है वो भी हमारे कंट्री में होती है, चाहे वो बच्चों की जो बिकॉज ऑफ प्रॉपर इम्यूनेशन नहीं हो पाता या उनको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं होती, बहुत सारे बच्चे भी इन्फेंसी में बहुत जल्दी चले जाते हैं। चले पर जाते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं Yeah. फॉर हेल्पिंग दोज मदर ऑल्सो। Right. So congratulations on doing you. something, ma'am, which is Thank a need of an hour. और ये सिर्फ टियर 1 सिटीज के लिए नहीं बल्कि हर एक सिटी के लिए, हर एक city. मदर के लिए बहुत जरूरी है। मैम, प्रेगनेंसी एक इमोशनल जर्नी होती है, राइट? ये सिर्फ 9 महीने की जर्नी नहीं होती, मेरे हिसाब से शायद ये 9 महीने के बाद अगले 9 महीने भी या उससे ज्यादा महीने की जर्नी होती है। तो आपको क्या लगता है कि मदर्स ये इमोशंस दबा के रखते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या आपके साथ ही आके वो एक्सप्रेस कर पाते हो? बहुत टाइम मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे एक मदर हॉस्पिटल में है, अब वो इतने चेंजेस से गो थ्रू कर रही है ऑलरेडी, लेकिन वो साथ ही बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश भी करती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसको दिखता है कि अगर मैं ही वीक हो गई तो मेरे को तो अभी एक बेबी का ध्यान रखना है, तो वो कैसे उसको छोड़, तो वो बहुत स्ट्रांग बनने, और उस पे क्या होता है ना, उसको एडवाइस पे एडवाइस मिल रही होती है, तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ सुन रही होती है। वो इसलिए नहीं सुन रही होती कि उसको लगता है कि ये सब ठीक है। आई थिंक मुझे वो लगता है वो इसलिए सुन रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि मदरहुड ऐसा ही होता है। ओके। क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है ना, हम अच्छा खाना खाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम मदरहुड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। हम प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, हम डिलीवरी के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम मदरहुड के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं जी, होते। जी। तो वो इमोशंस क्या होते हैं, पाइल अप होते रहते हैं, तो फिर वो निकलते हैं। डेफिनेटली बहुत टाइम होता है जब मदर्स हमारे पास आती हैं और आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम है। हम कंसल्टेशन दे रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, एंड वो रोने लग जाती है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोलती हैं कि मैं शायद अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि बी ईजी ऑन योर सेल्फ, इतना अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं। आज नहीं कर पा रहे ना, कल कर पाओगे। गिव योर सेल्फ टाइम, वो टाइम तो दो अपने आप को। हर नई चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है। तो जब मैं कंसल्टेशन के लिए भी जाती हूँ आफ्टर डिलीवरी, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपको 10 दिन लगेंगे, आप ये नहीं सोचो कि ये एक दिन में आ जाएगा, लेकिन आपको इस पर कंसिस्टेंट रहना है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो वो इमोशन निकलते हैं। या कई बार बहुत सारी मदर्स आके ये बोलती है कि मैं ब्रेस्ट फीड कराना चाहती हूँ, लेकिन जब बच्चा रोता है तो सब मेरी फैमिली में बोलते हैं कि तुम्हारा मिल्क नहीं बन रहा है तो इसको फॉर्मूला दे दो। तो आप प्लीज़ उनको समझाओ ना कि ऐसा नहीं करें, मैं कराना चाहती हूँ। तो फिर हम वहाँ पे उनको उस अकॉर्डिंग काउंसिल करते हैं। डॉक्टर गंगा, इसी बात से मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया है। तो मुझे लगता है कि मदर के साथ साथ फादर और उसकी फैमिली को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर द डिलीवरी। सो इट्स नॉट ओनली दैट मदर इज डिलीवरिंग, पूरी फैमिली डिलीवर करती है बेबी को। तो जितनी तैयारी एक मदर को करनी होती है उसी से फादर को भी, मदर इन लॉ को भी करनी होती है। बिल्कुल। मैं क्या सही हूँ या गलत हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो हमारे सेशंस होते हैं ना, उसमें हम दोनों को बुलाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं, और हम उनको ये भी बोलते हैं कि जो आपके साथ रहने वाला है उस टाइम पे आफ्टर डिलीवरी, आप उनको भी साथ लेके आओ। क्योंकि बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो क्लियर करने ज़रूरी होते हैं। अगर वो पहले ही हो जाए तो बेटर रहता है। एंड इवन मतलब ऐसा भी होता है कि जब हम जाते हैं डिलीवरी के बाद पेशेंट को देखने, तो क्या होता है, सब कर्टन वर्टन लगा के सब बाहर चले जाते हैं और बस मदद। तो मैं स्पेशली हस्बैंड को बुलाती हूँ कि आप आओ, सीखो, और इनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उस टाइम पे मुझे हस्बैंड नहीं दिख रहे हैं तो जो भी वहाँ पे फैमिली मेंबर होता है मैं उनको बोलती हूँ कि आओ। स्पेशली सिजेरियन के बाद तो आपको बहुत सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज 24 आवर्स तो आप सीधे लेटे हो। हाँ जी। आप तो बेबी को देख भी नहीं पाओगे और उठा भी नहीं पाओगे। हाँ जी। तो उस टाइम पे अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो वो ब्रेस्ट फीडिंग रह जाएगी, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैम, इसी को एक्सटेंशन में करते हुए, जैसे जब आजकल एज यू नो LACs ज़्यादा हो रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज हम ये नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर्स की गलती है, बट जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट हुआ है मदर्स का, वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सके। तो जब मदर LACs के बाद आपको कब लगता है कि पहला जो ब्रेस्ट फीड होता है बेबी को, वो कब होना चाहिए, और अगर वो मिस हो गई डेडलाइन तो क्या वो दोबारा से अचीव कर पाएंगे वो चीज़, या एक बार अगर डेडलाइन मिस हो गई तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे ही सिजेरियन हुआ
वैसे तो WHO यूनिसेफ यही बोलता है कि विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। सिजेरियन में अप टू 4 आवर्स का ड्यूरेशन होता है कि वो ब्रेस्ट फीड होना चाहिए। सो पहली कोशिश तो यही रहती है कि देन एंड देयर OT में डिलीवरी हुई है वहीं पे बेबी को फीड करा दिया जाए। अगर वो मिस हो गया है तो जब बेबी रूम में आता है, मदर शिफ्ट होती है, तो वहाँ से उनका ब्रेस्ट फीड इनिशिएट कर देते हैं। तो वो कंडीशन में होती है मैम मदर तो सिर्फ लेट ही होती है, बट अच्छा। सपोर्ट जो स्टाफ होता है या मैं होती हूँ, मैं जाके करवाती हूँ। तो आपका रोल वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जब मदर को उस टाइम पे जरूरत पड़ती है सपोर्ट Exactly. फैक्टर की। तो मेरे हिसाब से हर हॉस्पिटल में कम से कम एक लैक्टेशन कंसल्टेंट तो होना चाहिए मैम। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल होना चाहिए। और अगर वो उस टाइम पे इस्टेब्लिश नहीं होता ना, बिकॉज अगर एक दिन वो पूरा फॉर्मूला पे रह गया ना बेबी, तो फिर फीडिंग इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। और ब्रेस्ट मिल्क तो वैसे ही बहुत हेल्दी चीज़ है बच्चे के लिए, तो वो तो ज़रूरी है ही है। इसीलिए वो जितना जल्दी इनिशिएट हो जाए उतना बेटर रहता है। मैम आजकल हम देख रहे हैं हर चीज़ में एडवांसमेंट हो रही है, राइट? नॉलेज के वाइज, स्किल वाइज हर बंदा ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ ग्रो हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, मदरहुड जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है या सिंपल हो गई है? मैं कहूँगी कि मदरहुड डिफरेंट हो गई है। अच्छा, जैसे कि मैम? डिफरेंट इन द सेंस कि पहले की जो मदर्स थी वो अपने रिलेटिव्स से या घर में जो बड़े थे उनसे एडवाइस लेती थी, लेकिन आजकल की मदर्स जो है वो गूगल करती हैं, इंस्टा करती हैं, नेट पे इंफॉर्मेशन पढ़ती हैं और उससे कंफ्यूज ज़्यादा होती हैं। मतलब बहुत तरह की इंफॉर्मेशन है नेट पे। मैं खुद एक डिजिटल पर्सन नहीं थी, मेरा अकाउंट है लेकिन मैं ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने मदर्स के साथ डील किया वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती थी, तो मैं कहती थी आपने कहाँ से सुना है, ये किसने बताया, ये बताया किसने आपको? तो वो बोलते थे हमने इंस्टा से देखा। फिर मैंने इंस्टा चलाना शुरू किया, फिर मैंने वहाँ देखना शुरू किया कि ऐसा वहाँ पे क्या बताया जाता है। तो एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो सपोर्ट सिस्टम होता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज, जैसे हमने बात करी कि न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो उस वे में मुझे लगता है कि वो। और एक चीज़ और कि आजकल जो है ना मदर्स पे प्रेशर बहुत है। प्रेशर किस तरह का मैम? कि हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन देखो तो हर चीज़ बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन मदरहुड ऐसा नहीं होता। मदरहुड मेसी होता है, उसमें इमोशंस भी होते हैं, उसमें लर्निंग होती है, उसमें आपकी ग्रोथ हो रही होती है, तो आपको वो सब लेके चलना होता है। जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है ना, उसका फोकस क्या होता है या फैमिली का फोकस क्या होता है कि बेबी सही से हो जाए। असली जर्नी तो बेबी के आने के बाद शुरू होती है। तब आपको हिट करता है कि ये कितनी बड़ी रियलिटी है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है उस बच्चे की, जो भी बोल नहीं सकता, अपनी बात बता नहीं सकता, तो उसको आपको आप ही को देखना है। तो आई थिंक उसके लिए भी मदर्स को प्रिपेयर होना चाहिए। मैम मैं अगर एक नॉर्मल इंसान हूँ या मैं अगर लैक्टेशन कंसल्टेंसी में आना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होंगे? क्या मेरा फीमेल होना ज़रूरी है इस प्रोफेशन में आने के लिए, बिकॉज उसमें ब्रेस्ट फीडिंग से इन्वॉल्वमेंट है, या ऐसे कौन सी एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग आ सकते हैं? जैसे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो क्या ज़रूरी है सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट ही आ सकते हैं इस प्रोफेशन के अंदर, या अगर मैं भी चाहूँ एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट बनना, बीइंग अ मेल, क्या वो पॉसिबल है, या कुछ और चीज़ें इसमें और चाहिए होती हैं? देखिए, अगर एक हेल्थ केयर बैकग्राउंड से आप हैं, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज है, तो वो ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज है। तो जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हो गए या फिजियोथेरेपिस्ट हो गए या नर्सिंग हो गया, तो ये लोग आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ही चाहिए होती है, बहुत सारे मेल्स भी मैंने ऐसे देखे हैं। इवन जब मैं कर रही थी ट्रेनिंग, तो मेरे साथ भी 2-3 मेल थे जो इस प्रोफेशन में आ रहे थे। एंड और मैं कहूँगी कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी लैक्टेशन कंसल्टेंट के लिए, कि आपको वो मदर की फीलिंग को समझना आना चाहिए। वो साइकोलॉजी समझनी आनी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आप सिर्फ उनको कंसल्टेशन दे रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। अगर आप वाकई में उनको हेल्प करना चाहते हैं ना, देन इट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू। तो वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आप उनके साथ एम्पैथाइज कर पा रहे हो, उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग जो होनी चाहिए। डॉक्टर गंगा, अब हर हॉस्पिटल तो लैक्टेशन कंसल्टेंट हायर नहीं कर सकता, और इतना मतलब रिवॉर्डिंग भी नहीं है रेवेन्यू वाइज भी।
सो आपको क्या लगता है कि कैसे अल्टरनेटिव्स इसके हम ला सकते हैं ताकि हम हर नर्सिंग होम तक पहुंच पाएं, हर एक हॉस्पिटल तक पहुंच पाएं, हर एक मदर तक पहुंच पाएं? उसके लिए हमें ऐसा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या करना चाहिए होगा? आई थिंक एक तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम एक लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं हायर करें तो एटलीस्ट जो वहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, एटलीस्ट हम उसको वो ट्रेनिंग दें। अगर मदर ने डिलीवर किया है, उसको फीडिंग में इश्यूज आ रहे हैं, तो वो उसको हेल्प कर सके। नहीं तो उनको ऐसे सपोर्ट सिस्टम के पास लेके जाए कि जहाँ पे वो हेल्प सीख कर सके। इसी थॉट के साथ मैंने लैक्टेनेस्ट को शुरू किया कि किसी सिटी का बैरियर नहीं हो। अगर मदर कहीं दूर भी बैठी है तो अगर उसको पता है कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसको हेल्प मिल सकती है या वो गाइडेंस मिल सकती है, तो वो रीच करे। सो जो भी हमारी ऑडियंस यहाँ पे देख रही है हमको, डॉक्टर गंगा, अगर उसको एक लैक्टेशन कंसल्टेंट बनना है तो कौन सी डिग्रीज उसको लेनी पड़ेंगी, या कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग ले सकते हैं? थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? दो है। एक तो इंटरनेशनली है, IBCLC, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर लैक्टेशन कंसल्टेंट्स, वहाँ से ले सकते हैं ट्रेनिंग। अगर इंडिया में लेना है तो BPNI है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत काम किया है इस पे। आई थिंक वो 1991 में इस्टेब्लिश हो गया था, एंड उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग को अगर बहुत प्रमोट किया है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग इतना भी पहुंचा है तो आई थिंक उनकी वजह से पहुंचा है, BPNI की वजह से। एंड उनका अभी ब्रेस्ट BFHI करके एक इनिशिएटिव है, ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जिसमें वो हॉस्पिटल्स को असेस करते हैं। सो आई एम वन ऑफ द असेसर ऑफ BPNI, जो हम हॉस्पिटल्स में जाके उसको असेस करते हैं कि वहाँ पे जो उनकी गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सो डॉक्टर गंगा, आजकल जैसे आपने बताया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, और इसको बहुत फैंसी तरीके से बेचा जा रहा है, ठीक है? मदरहुड को एक बहुत एक्साइटमेंट और एक बहुत फैंसी तरह से, ये भी एक तरह से नया बिजनेस मॉडल शुरू हो गया। सो फॉर मी अ मदर, हाउ कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड इंफॉर्मेशन सोर्स एंड अ बैड इंफॉर्मेशन सोर्स? सो आई थिंक आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप ये देखिए क्या वो एक किसी सर्टिफाइड पर्सन से आ रही है, क्या उनका जो क्वालिफिकेशन है क्या वो BPNI सर्टिफाइड है या वो IBCLC सर्टिफाइड है। अगर वो है तो वो जेन्युइन है। अगर कोई लेमैन ऐसे ही कहीं से उसने देखा, कुछ पढ़ा और बोल दिया, तो उसका वो गलत ही होने वाला है, या कुछ सही होगा कुछ गलत होगा। सेकंड, अगर वो आपको नहीं पता चल रहा या वो ऑप्शन नहीं है, देन आई वुड से कि आप अपनी डॉक्टर जो आपकी गायनी है, आप उनसे जाके डिस्कस करिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में, तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। जैसे आपने बताया कि आपने गैप देखा मार्केट में, जिसकी वजह से आपने लैक्टानेस्ट को स्टार्ट किया। अब आपको क्या, आपका विजन है उसको लेके कि आप किस तरह से इसको आगे लेके जाना चाहती हैं? जो आपने गैप बताया था उसको कैसे आप फॉरवर्ड करना चाहती हैं आगे लेके? सो मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, लैक्टानेस्ट शुरू ही इसीलिए हुआ है कि वो मदर्स को सपोर्ट करना चाहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मदर है उसके अब 2 कंपोनेंट्स है। एक तो है कि फीडिंग, किसी को फीडिंग में एनीवेयर इन इंडिया, तो वी हैव स्टार्टेड इन इंडिया एंड UAE, 2 जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी मदर को फीडिंग में इशू है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकती है। जितना हमसे हेल्प हो सकेगा ऑनलाइन सपोर्ट दे सकेंगे अगर कोई मदर दूर है तो, और अगर विद इन गुड़गांव है या दिल्ली है तो वो आके हमसे मिल सकती हैं। सेकेंड इज इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि मदर्स इमोशनली भी बहुत वीक होती हैं उस टाइम पे, तो इमोशनल सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उनको वो कॉन्फिडेंस देना, वो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, मदर सब कुछ ठीक करी होती है, उनको सिर्फ कोई ये बताने वाला होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ये गलत नहीं है, आप अच्छा कर रहे हो, आप कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस देना। या जो प्रेगनेंसी में मदर्स आती हैं उनको कितने सारे इश्यूज होते हैं, वो इमोशनली इतनी उस चीज़ से गो थ्रू कर रही होती है, तो उनको वो इमोशनल सपोर्ट देना। एंड विद इन नेक्स्ट मे बी 4-5 years मैं इसमें और 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी, बट अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद फीडिंग एंड द इमोशनल सपोर्ट फॉर मदर्स। सो डॉक्टर गंगा, आज एक फिजियोथेरेपिस्ट
पास आउट होती है और वो अपना करियर लैक्टेशन कंसल्टेंसी में करना चाहती है, जैसे आपने बताया BPNI और IBCL जो आपने इंस्टीट्यूट के नाम बताया, उसमें अगर वो रजिस्टर करती है, आपको क्या लगता है वो जर्नी जो आपकी थी पिछले 15-20 सालों की, वो कम हो जाएगी जो अब नहीं आएंगी, या उतना एक्सपीरियंस तो उसको लगेगा ही लगेगा एक बेटर यू बनने के लिए या बेटर लैक्टेशन कंसल्टेंट बनने के लिए? तो एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मैटर करता है, बिकॉज मैं जैसे आज हूँ या मैं जैसे आज सोचती हूँ, वैसे जब मैंने करियर स्टार्ट किया था मैं तब नहीं सोचती थी। नहीं, आपके पास अब रिसोर्सेज भी नहीं थे ना, आज जिस तरह के रिसोर्स अवेलेबल हैं उससे नहीं, क्या लगता है कि बट आपको एक्सपीरियंस लेना, जब तक आप किसी मदर से डील नहीं करोगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, आप कैसे सीखोगे? आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ठीक है ना? तो और हर मदर अलग होती है, ऐसा नहीं है कि एक सेट है कि हाँ ऐसा हमने एक मदर के साथ कर दिया तो दूसरे के साथ भी सेम चलेगा, नहीं। जैसे हर लोग डिफरेंट हैं, हर पर्सनालिटी के लोग होते हैं, ऐसे वो हर एक की जर्नी भी अलग होती है। तो हाँ, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। शायद उतना टाइम नहीं लगे उतने तक पहुंचने के लिए, बट एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो डॉक्टर गंगा, जैसे मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको क्या लगता है कि आज जो सिनेरियोज अवेलेबल हैं, क्या वो उतना रिवॉर्डिंग है इस इंडस्ट्री में आना, या जैसे आपके लिए 20 साल पहले भी एक चैलेंज था, आज आप भी देख रहे हैं वो चैलेंज है? सो रिवॉर्डिंग किस सेंस में? आई मीन अगर हम मनी वाइज देखें तो वो हर एक की इंडिविजुअल चॉइस होती है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए मनी कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा। मेरे को सिर्फ ये था कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अपने पेशेंट्स को ठीक करना है, उनकी हेल्प करनी है, इसीलिए मैं उसमें आई। रिवॉर्डिंग इस तरीके से है कि जब आपके पास कोई मदर आती है और वो पेन में होती है या वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होती है और आप उसको काउंसिल करते हैं और फिर वो ठीक हो जाती है या वो घर जाके उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एंड फिर वो आपके पास वापस आती है और बोलती है कि आपने मुझे सिखाया था इसीलिए मैं कर पाई, तो वो भी एक रिवॉर्ड है। एंड अगर आप एम्पैथाइज कर सकते हैं उन मदर्स के साथ, तभी आई थिंक वो आप इस प्रोफेशन में ग्रो कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने कहा था कोई हिंड्रेंस नहीं है मेल और फीमेल के बीच में, बस वो जो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग तरह की है। इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट ओवर एनी फाइनेंशियल और एनी गेन ऑन दैट पार्ट। डॉक्टर ना, हम ना एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, 3-4 क्वेश्चंस का, आप इसका आंसर 1 या 2 वर्ड्स में उसमें दे सकते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग्स कम नेचुरली टू एवरी मदर? ब्रेस्ट फीडिंग इज नेचुरल, बट वो एक लर्न स्किल है। अच्छा, मतलब आपको सीखना पड़ता है। ओके। तो मैम पहले तो नहीं सीखते थे, पहले सीखते थे, पहले फैमिली से सीख लेते थे ना। अच्छा। आजकल वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब जैसे आपको कार चलाना है तो आप कार चलाना सीखोगे ना, तभी आप चला पाओगे। तो अगर आप लैच करना ही नहीं सीखोगे तो आप कैसे फीड करा पाओगे? ओके। फॉर्मूला फीडिंग इज ऑलवेज एन इजियर ऑप्शन? फॉर्मूला फीडिंग लगता इजी है, बट उसके अपने बहुत चैलेंजेस है। सो शुरू में मदर्स दे देती हैं, बट फिर वो महीने बाद फिर आती है कि अब हमें ब्रेस्ट फीडिंग सिखा दो, क्योंकि वो उसके अपने चैलेंजेस है। मदर शुड स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग इफ दे फॉल सिक? नो, नॉट एट ऑल। मतलब वो तो अच्छा ही है, बिकॉज जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो थ्रू मिल्क बेबी तक पास होती हैं, तो वो फाइट करने की उसको ताकत देता है। सिजेरियन मॉम्स कैन नॉट ब्रेस्ट फीड इमीडिएटली? नहीं, दे कैन ब्रेस्ट फीड, मैंने खुद कराया है। और लेकिन उसमें क्या है कि आपको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है। Breastfeeding affects woman health negatively? नहीं, it is good for mother also, it is good for baby also. One habit every pregnant woman should adopt? कि उनको प्रिपेयर होना चाहिए फॉर मदरहुड, नॉट जस्ट फॉर प्रेगनेंसी और डिलीवरी। ऐसी कोई मदर आपको याद है जिसकी स्टोरी अपने साथ अभी तक रह गई हो? मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट केस या कोई बहुत अच्छा केस आप बोलना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सी मदर्स हैं, मतलब जिन्होंने, मतलब बहुत इनक्रेडिबल मदर्स मिली हैं मुझे मेरी जर्नी में। लेकिन 2 ऐसी मदर्स हैं जिनको मैं नहीं भूल सकती। एक तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, उन्होंने मुझे बोला था कि आपका नाम गंगा है, गंगा एक रिवर है, और रिवर क्या करती है कि सबकी थर्स्ट को वो सेटिस्फाई करती है।
ऐसे आप बेबीज मदर्स को हेल्प करते हो फीड कराने के लिए, और वो जो फीड होता है वो बेबी की थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। इससे ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेकंड जो मदर है वो बहुत मेरे स्टार्ट ऑफ करियर था, जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी तब था। तो बहुत यंग मदर थी, एक्सीडेंट हो गया था एंड पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बट वो इतनी स्ट्रांग थी, मतलब मैंने उनको कभी ऐसा रोते नहीं देखा। हर दिन जब मैं जाती थी उनको एक्सरसाइज कराने, वो रेडी रहती थी। तो वो स्ट्रेंथ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि हाउ स्ट्रांग शी इज़। तो उनकी मुझे याद आती है कई बार कि वो कैसी होंगी, उनके बच्चे कैसे होंगे। मैम बार बार हमने एक वर्ड का यूज किया है, मदरहुड। तो अगर आप मदरहुड को एक डेफिनेशन देना चाहें कि एक्चुअली में मदरहुड होता क्या है? आई थिंक मदरहुड ग्रोथ होता है। जैसे एक बेबी बॉर्न होता है, ऐसे एक मदर बॉर्न होती है और फिर वो वहाँ से ग्रो करती है। मदरहुड आपको सीखा सिखाया नहीं होता, आपको वो सीखना पड़ता है। तो वो आप ग्रो कर रहे हो। आई थिंक मेरे लिए वो ग्रोथ है। सो डॉक्टर गंगा, आपने ये जो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की है, उसके पीछे किसका मतलब क्या मोटिवेशन है? मतलब आपको कब ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अब मुझे ये इलेक्ट्रानेस शुरू करके आई कैन रीच मोर पीपल? रिसेंटली हुआ है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मुझे वो गैप बहुत ज़्यादा दिखने लग गया था। तो मेरा मोटिव बस यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स को सपोर्ट कर सकूं, हेल्प कर सकूं, और जो बैरियर्स आते हैं वो उनके लिए वो बैरियर ना बने। मैं कोई रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पहुँचना है या वहाँ पहुँचना है। जैसे जैसे लोग आएंगे, जैसे जैसे मदर्स आएंगी, उनको जेन्युइनली हेल्प करना वो मेरा मोटिव है। और अगर मैं वो कर पाई तो आई विल बी रियली थैंकफुल टू गॉड। एक वुमन के लिए हेल्थ केयर में करियर बनाना आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है या बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है? आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? चैलेंजिंग तो है ही, बिकॉज एक वुमेन को बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। उसको घर भी देखना है, उसको अपने बच्चे को भी देखना है, उसको अपना काम भी देखना है, बिजनेस भी देखना है। तो वो बैलेंस को बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये एक्सेप्ट करना कि आप हर जगह हर टाइम पे नहीं हो सकते आप। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसा आपका दिन आता है आपको उसको वैसे लेना चाहिए। कोई दिन आपके लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होगी, कोई दिन आपके लिए आपका काम तो है ही, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरा एक चैलेंज है कि जब तक मैं उस काम में 100% नहीं हूँ या मैं उस काम में पूरी तरह फोकस नहीं हूँ तो मैं वो काम नहीं कर सकती। मुझे मज़ा ही नहीं आता वो काम करने में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं अपने पेशेंट्स के साथ हूँ तो मैं 100% वहीं पे रहूँ, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो मैं 100% वहीं पे रहूँ। तो हाँ, चैलेंजिंग तो है, बिकॉज वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो डॉक्टर गंगा, अगर डॉक्टर गंगा ना होते, फिजियोथेरेपिस्ट ना होते, तो वो क्या होते? तो मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करती। अच्छा, डेफिनेटली। एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर इट? पता नहीं, मैं शुरू से ऐसी, मतलब मैं जब छोटी थी मेरी मम्मी बोलती है कि मैं बोलती थी मैं पुलिस हूँ। तो वो मेरे अंदर शुरू से ही है। एक तो हम आर्मी बैकग्राउंड में बड़े हुए हैं, बिकॉज मेरे फादर वॉज एन आर्मी कॉन्ट्रैक्टर। तो या तो वो वहाँ से आया, बट अगर मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ भी देखती हूँ, मेरे जो बैठने का स्टाइल है, मेरी यूनिफॉर्म पहनने का स्टाइल है, वो एकदम वैसा है। और आज मतलब मैं पेट्रियोटिक मूवीज़ कितनी बार भी देख सकती हूँ। तो कभी कभी मैं वो देखती हूँ तो मुझे लगता है यार मैं गलत प्रोफेशन में आ गई, मुझे वहीं होना चाहिए था, उसी यूनिफॉर्म में होना चाहिए था। तो अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं इंडियन आर्मी ज़रूर ज्वाइन करती। तो डॉक्टर गंगा, वहाँ पे आप भारत माता के लिए काम करती, यहाँ पे आप हर माता के लिए काम कर रही हैं। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो एक माँ का जो प्रेम है, चाहे वो हमारी मदरहुड हो या वो हमारा इंडियन मदर हो, सो यू आर वर्किंग फॉर ultimately for a mother. That's a big thing. Yeah. So I think so. ये एक डेस्टाइन है कि आपका जो एक मदर के लिए जो लव है, फर्स्ट फॉर एन बीइंग एन इनटू इंडियन आर्मी, जहाँ पे आप देश को, जो हम हमेशा कहते हैं भारत हमारी माता है, राइट? वी आर द ओनली कंट्री जो बोलती है भारत हमारी, मतलब माता हमारी माता है। और वहां से ना जाके आप हर भारत की वो माता
को आप सर्व कर रहे हैं, Right. जिनको सच में डॉक्टर गंगा जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो अगर आज डॉक्टर गंगा 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद जब यहाँ पे नहीं रहेंगी, तो वो क्या चाहती हैं कि डॉक्टर गंगा जो है वो किस तरह से पहचानी जाए, या आप ऐसा क्या सपना देखते हैं कि अगर मैं जब यहाँ नहीं रहूंगी तो ये चीज़ हो जाए? तो मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे सिर्फ ये याद रखें कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थी या वो एक लैक्टेशन कंसल्टेंट थी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद रखें कि जिसने उनकी जेन्युइनली केयर करी है, या जब वो मुश्किल में थी तो उनको मैं हेल्प कर पाई। तो अगर मैं नहीं भी रहूं तो मैं चाहती हूँ कि जो ये मैंने स्टार्ट किया है, ये सपोर्ट सिस्टम जो है वो मेरे जाने के बाद भी रहे, और वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि मैं हूँ नहीं हूँ फिर वो मैटर नहीं करना चाहिए। सो डॉक्टर गंगा, लेक्टा नेस्ट की सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डॉक्टर गंगा की सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या दोनों बराबर है? नहीं, आई थिंक लैक्टा नेस्ट की सक्सेस, जो उसका मिशन है, जो मदर्स को सपोर्ट करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं अकेले वो नहीं कर पाऊंगी, खाली डॉक्टर गंगा नहीं कर पाएगी, डॉक्टर गंगा को भी टीम चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे हम हर सिटी में एक ऐसा मॉडल प्लेस कर सके, वहाँ पे किसी को ट्रेन कर सके, तो वो आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगले 5 साल बाद लेक्टा नेस्ट को कहाँ देखते हैं? 5 साल में तो मैंने अभी बताया, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किए, तो तब मैं ये देखती हूँ कि जो मेरी बाकी की जो सर्विसेज हैं, मतलब जो पूरा एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है, वो रेडी हो जाना चाहिए मदर्स के लिए। सपोर्ट सिस्टम में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर गंगा, जाने से पहले अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं मदर्स को, तो वो क्या मैसेज होगा? मैं उनको यही बोलूँगी कि अपने आप को ट्रस्ट करो, अपने आप को ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए। एंड हर चीज़ आप ये नहीं सोचो कि आप अकेले हो या आपको हर चीज़ अकेले ही करनी है। सपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हो। अगर आपको उस सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको आगे बढ़ के उसको लेना चाहिए, बोलना चाहिए, मांगना चाहिए, और अपने आप में ये बिलीव रखना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप कभी ये नहीं सोचो कि एक मदर या एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं कर सकता। तो आप जो भी कर रहे हो, आप बिकॉज आप ऑलरेडी इतना गो थ्रू कर रहे होते हो, उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आपकी इंटेंशंस कभी गलत नहीं होती। बस आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है और अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, तो वो आपको लेना चाहिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्या डॉक्टर गंगा जब किसी मदर को स्ट्रेस में देखती है तो खुद भी स्ट्रेस हो जाती है, और अगर हाँ तो उसका फिर कैसे वो उसको ओवरकम करती है? स्ट्रेस होता है डेफिनेटली। मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ, तो मुझे लोगों की ना हंसी, मतलब खुशी से, और लोगों के दुख मुझे बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है ना, वो मुझे मोटिवेटेड रखती है। मतलब मेरे अंदर से हमेशा ये, अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ या मेरे को कोई ऐसी चीज़ इफेक्ट कर रही है या किसी का स्ट्रेस इफेक्ट कर रहा है, तो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं, मुझे खड़े होना है, मुझे उठना है, मुझे फाइट करना है। मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकती, और वो ये चीज़ मुझे वापस खड़ा करती है। दूसरी चीज़ मैं ये देख रही होती हूँ कि वो मदर स्ट्रेस में है, अगर मैं ही स्ट्रेस ले लूँगी तो मैं उसको हेल्प कैसे करूँगी। तो जितनी मदर्स को मैंने हेल्प किया होता है, जब उनका फीडबैक मेरे पास होता है, जब मैं उनको याद करती हूँ, तो वो मुझे वहाँ से स्ट्रेंथ देती है। या कोई मदर आके मुझे बोलती है कि आपकी वजह से हम कर पाए, तो वो मुझे स्ट्रेंथ देता है। और वैसे रिलैक्स होने के लिए म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब मैं बहुत पुराने टाइम के गाने सुनती हूँ, और मुझे कई बार ही मतलब लोग बोलते हैं कि क्या सुनते हो, मतलब, लेकिन मुझे उस म्यूज़िक से ना स्ट्रेंथ मिलती है। तो वो एक चीज़ है जो मैं करती हूँ डेफिनेटली। सो इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले बस एक चीज़ जो मुझे अभी भी रियलाइजेशन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे सोच के ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा मदरहुड की बात करते हैं जिसमें हम माँ को आगे रखते हैं, राइट? बट आपकी जो कन्वर्जेशन है, मुझे वहाँ से ये इंसाइट, या मुझे ऐसा लग रहा है कि फादरहुड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एक मदरहुड के लिए, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग मदर जो 9 मंथ या अगले 9 मंथ स्ट्रगल करती है, बट फादर को भी उतना ही सपोर्ट फैक्टर होना चाहिए। सो लास्ट वर्ड फॉर एवरी फादर or any
मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ जो भी इस पॉडकास्ट सुन रहा है, वो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मदर, इट्स अबाउट हु एवरीवन। यस, सो बेसिकली देखिए, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो दोनों के लिए नया चीज़ होती है, ठीक है। उसके लिए सभी एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। मदर उसको कैरी करती है, वो उस चीज़ों से गो थ्रू करती है, बट फादर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर फादर का सपोर्ट मिले तो वो और अच्छा कर सकते हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आफ्टर डिलीवरी जब आप घर जाते हो, डॉक्टर आपको आयरन कैल्शियम लिखने के लिए देती है। मैंने बहुत सारी मदर्स ऐसी देखी, वो लेना भूल जाती है क्योंकि वो इतना इंगॉज्ड होती है उसमें, इतनी एग्जॉस्टेड होती है, उनको याद ही नहीं रहता कि वो आयरन कैल्शियम भी लेना है। तो वहाँ पे ही तो हस्बैंड का सपोर्ट है, वहीं तो फैमिली का सपोर्ट है कि आप उनको एटलीस्ट वो मेडिसिन दे दो। अगर वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, उनको पानी भर के दे दो बॉटल में, या आप बेबी को मसाज करने में मदर की हेल्प करो। तो बिकॉज आप एक फैमिली भी तो बन रहे हो, आप खाली मदर फादर, एक फैमिली भी तो ग्रो कर रहे हो, तो वो सबका रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उतना वो कंट्रीब्यूट कर लोगे तो वो जर्नी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि ये तो मदर है, मदर का ही काम है, तो फिर चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गंगा, आपने हमें उन टॉपिक्स के बारे में बताया जो शायद बीइंग मी इन साउथ दिल्ली, या हम जो हैं इस टीयर 1 सिटी में रहते हैं, हमें ज़्यादा पता होगा, पर ऐसे बहुत सारे मदर्स हैं या जो पेरेंट्स प्लानिंग कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि ये भी एक स्पेशलाइजेशन है। और साथ साथ आपने जो पॉइंट्स बताया कि मदरहुड जो है वो एक इंडिविजुअल जर्नी नहीं है, वो एक जर्नी है जहाँ पे पेरेंट्स, जहाँ पे हस्बैंड, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई रियली थैंक यू फॉर कमिंग अप। यहाँ पे आके आपने उस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया जो शायद बहुत कॉमन नहीं है, बट आपने टाइम निकाला और अपने बारे में, और आप जो कर रहे हैं, आई रियली प्रे फॉर यू कि आप लेक्टानेस से हजारों मदर्स तक पहुंचे और बहुत आगे आप बढ़े, ताकि बेसिकली ये जो आपकी मुहिम है, जो आपने जो प्रयास शुरू किया कि मुझे हर मदर को एक इमोशनल जर्नी पे लेके जाना है, वहां से उनको सपोर्ट फैक्टर देना है, वो नीड ऑफ द आवर है। और मुझे पता है ये अकेली डॉक्टर गंगा नहीं कर पाएंगी, डॉक्टर गंगा को बहना पड़ेगा और साथ में बहुत लोगों को लेके आना पड़ेगा, तब जाके हम ये जो मुकाम है जो हम चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं एज बेटर यू शुभम टंडन एंड एक्सो मल्टीमीडिया कि हम आप जैसे लोगों को आगे लेके आए, ताकि वो काम कर सके जो वो रियली में इम्पैक्टफुल हो। ठीक है, आप हमारे लिए एक रियल हीरो है, आपके रियल हीरो है, एंड हम जरूर प्रे करेंगे कि आप बहुत जल्दी सेलिब्रिटी बने और एक लैक्टेशन कंसल्टेंसी में डॉक्टर गंगा का एक नाम हो और लेक्टानेस बहुत ज्यादा तरक्की करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर गंगा फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।